चलिए शुरू करते हैं हमारे डेली करंट अफेयर के सेशन को। आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज हम यहां पर 1 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सारे फैक्ट, सारे क्वेश्चन, सारे करंट अफेयर आराम से नोट कीजिए। पूरे सेशन को एंड तक देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि आने वाली एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। पीडीएफ और मॉक टेस्ट के लिए एप्लीकेशन को चेकआउट करो। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर आपको आज के सेशन का पीडीएफ और मॉक टेस्ट दोनों मिल जाएंगे। लगाइए, हम तब तक आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। शुरू करते हैं सेशन को, ध्यान से सुनिएगा। आईबीएसएफ वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो यहां पर बात की जा रही है आईबीएसएफ वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 की। इसका खिताब रिसेंटली अपने नाम किया है सौरभ कोठारी ने। सौरभ कोठारी की बात करते हैं तो ये कोलकाता के रहने वाले हैं, पश्चिम बंगाल राज्य से कोलकाता के रहने वाले हैं। इन्होंने फाइनल में भारत के ही पंकज आडवाणी को हराकर आईबीएसएफ वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है। आपको पता है लास्ट ईयर 2025 में जो आईबीएसएफ वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, उसमें भी सौरभ कोठारी विनर रहे थे और रनर अप रहे थे पंकज आडवाणी। अब बात आती है कि 2026 का जो इवेंट है ये कहां पर आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया आयरलैंड में। आयरलैंड के कार्लो नाम के शहर में इसका आयोजन किया गया, आईबीएसएफ वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप। यहां पर गोल्ड मेडल जीता है सौरभ कोठारी ने और सिल्वर मेडल जीता है पंकज आडवाणी ने। जबकि आज तक जब से यह टूर्नामेंट शुरू हुआ है, चैंपियनशिप शुरू हुई है, सबसे ज्यादा बार इसे पंकज आडवाणी ने जीता है, लेकिन लगातार 2 सालों से इसके विनर रहे हैं सौरभ कोठारी। तो आईबीएसएफ वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप, इसकी शुरुआत 1926 में की गई थी। तब इसे वर्ल्ड एमेच्योर बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता था। आगे चलकर 1973 में इसे टेक ओवर करता है इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन और उसके बाद फिर यह आयोजित करवाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा आईबीएसएफ वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप। तो इस बार 2026 में विनर कौन रहा? सौरभ कोठारी। और रनर अप कौन रहे? पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी अभी तक इस खिताब को 19 बार, सबसे ज्यादा बार जीत चुके हैं। अब इस चैंपियनशिप का आयोजन क्योंकि इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन के द्वारा किया जाता है, तो इस संस्था के बारे में हम जान लेते हैं। पूरे वर्ल्ड में जो स्नूकर के, बिलियर्ड्स के जो इंटरनेशनल इवेंट होते हैं, जो टूर्नामेंट होते हैं, चैंपियनशिप होती है, उन सभी का आयोजन कौन करवाता है? ये वाली संस्था। पूरे वर्ल्ड में बिलियर्ड्स और स्नूकर खेलों को रेगुलेट करती है ये संस्था, इसके लिए नियम बनाती है। सारे काम संचालन के इसी के माथे हैं, मतलब यही संस्था सारे काम करती है। 1971 में इस संस्था की स्थापना हुई थी। कतर के दोहा में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है और मुबारक अल खायरीन ये इस संस्था के वर्तमान में प्रेसिडेंट के पद पर हैं। तो हमारा क्वेश्चन 2026 की चैंपियनशिप से था। विनर कौन? सौरभ कोठारी। कहां से हैं? कोलकाता से। महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ये दोनों राज्य किस वर्ष बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुए थे? तो पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट तो हमको यह पता होना चाहिए कि 1 मई को किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो 1 मई को स्थापना दिवस मनाया जाता है महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का। ठीक है। 1960 तक ये दोनों ही जो राज्य ना वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट थे। आगे चलकर 1960 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी से 2 राज्य निकलते हैं, 2 राज्य बनते हैं, एक है महाराष्ट्र और एक है गुजरात। तो इन दोनों का ही स्थापना दिवस जो है वो मनाया जाता है 1 मई को, क्योंकि 1 मई 1960 को दोनों राज्य अस्तित्व में आए थे। इस बार दोनों ही राज्यों ने अपना जो स्थापना दिवस मनाया है ये 66वां स्थापना दिवस है। दोनों ही राज्य अपना 66वां फाउंडेशन डे इस बार सेलिब्रेट कर रहे हैं आज के दिन। अगर हम इतिहास पर नजर डालते ना, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो कि पश्चिमी भारत के क्षेत्र में देखने को मिल रही थी, पश्चिमी भारत में कभी ब्रिटिश शासन का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। 1684 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी के रूप में अंग्रेजों ने इसकी स्थापना की थी। एक पूरा ऐसा क्षेत्र था जिसमें
मराठी भाषी लोग और गुजराती भाषी लोगों को मिलाकर बनाया गया था। मतलब आज का जो हम गुजरात देख रहे हैं और जो महाराष्ट्र का एरिया देख रहे हैं वो पूरा मिलाकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी। अंग्रेजों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केंद्र था ट्रेड के लिए, और पूरे इंडिया को कंट्रोल करने के लिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी काफी फेमस थी। आगे चलकर जब भारत आजाद होता है तो फाइनली 1956 में जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है, जिसके सिफारिश के आधार पर भारत में 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बनाई जाती है उस वक्त। उन 14 राज्यों में से एक थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी। 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट फजल अली आयोग की सिफारिश पर यह लाया गया था। भारत में 14 राज्य और 6 यूटी बनती है, एक राज्य बनता है बॉम्बे प्रेसिडेंसी। लेकिन आगे चलकर क्योंकि भाषा के आधार पर 1953 में एक राज्य बन चुका था आंध्र प्रदेश, हम सभी जानते हैं आंध्र प्रदेश 1953 में भाषा के आधार पर बन चुका था। तो 1956 के बाद जब बॉम्बे प्रेसिडेंसी का गठन हुआ तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में मराठी भाषी और जो गुजराती भाषी है उन दोनों के बीच में हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, दोनों के बीच में विवाद बनते हैं, बार बार विवाद होते हैं। इसी कंडीशन में फिर आगे चलकर 1960 में एक एक्ट लाया जाता है जिसका नाम है बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960। और बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 के तहत बॉम्बे प्रेसिडेंसी को ब्रेक किया जाता है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी के उत्तरी पार्ट में जो गुजराती भाषी लोग थे उनको एक अलग गुजरात राज्य दिया जाता है, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के दक्षिणी भाग में जो मराठी भाषी पॉपुलेशन थी उनको एक मराठी भाषी राज्य दिया जाता है जो वर्तमान में महाराष्ट्र है। तो इस तरीके से महाराष्ट्र और गुजरात दो स्टेट अस्तित्व में आते हैं 1 मई 1960 को, और ये दोनों स्टेट जुड़ते हैं। तो दोनों का ही फाउंडेशन डे 1 मई 1960 के आधार पर 1 मई को मनाया जाता है, और इस बार दोनों ही राज्यों का 66वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। बेसिक इंफॉर्मेशन देखें तो पहले महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस और गवर्नर है जिष्णु देव वर्मा। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, भूपेंद्र पटेल यहां के चीफ मिनिस्टर के पद पर हैं, और आचार्य देवव्रत ये गवर्नर हैं गुजरात के। आगे चलेंगे। भारतीय सेना द्वारा बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति के पहले संस्करण का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो एक बहुपक्षीय मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका आयोजन इंडियन आर्मी के द्वारा किया जा रहा है, और इसको नाम दिया गया है प्रगति। और इसका पहला ही एडिशन आयोजित किया जा रहा है मेघालय के उमरोई में। मेघालय के उमरोई में यह आयोजित किया जा रहा है। एशिया के ऑलमोस्ट 11 जो कंट्रीज है वो इस जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। इंडियन आर्मी ने इसे ऑर्गेनाइज किया है और नाम दिया है प्रगति। मेघालय के उमरोई में फॉरेन ट्रेनिंग नोड एक क्षेत्र है इंडियन आर्मी का, यहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है। प्रगति का फुल फॉर्म देखें ना तो पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशन रीजन। तो जितने भी देश यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रगति के पहले एडिशन में, वो सभी जो इंडियन ओशन रीजन है वहां पर शांति स्थापित करने के लिए, इंडियन ओशन रीजन में क्षेत्रीय सेनाओं के बीच में तालमेल स्थापित करने के लिए, म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप करने के लिए, डिफेंस कॉपरेशन को बढ़ावा देने के लिए एक साथ मिले हैं और ये कर रहे हैं एक मिलिट्री एक्सरसाइज जिसे इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया है और इसको नाम दिया गया है प्रगति। पहला ही एडिशन है, इसे याद रखिएगा। इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इनिशिएटिव है इंडियन गवर्नमेंट का और इंडियन आर्मी ने इसे आयोजित किया है। ठीक है, अब यहां पर उमरोई को इसलिए चुना गया क्योंकि मेघालय का उमरोई में जो फॉरेन ट्रेनिंग नोड है यह उत्तर पूर्वी भारत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्मी सेंटर के रूप में काम करता है। पूर्वोत्तर भारत में इंडियन आर्मी की डोमिनेंस बनाए रखने के लिए, इंडियन आर्मी का वर्चस्व बनाए रखने के लिए यह नोड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्रगति की जो शुरुआत है, पहला एडिशन जो है वो यहीं से शुरू किया गया। ठीक है, तो इंडियन आर्मी ने आयोजित किया है, आयोजन मेघालय के उमरोई में किया जा रहा है। हम इंडियन आर्मी की बात करें तो इंडियन आर्मी की स्थापना अंग्रेजों के शासनकाल में 1895 में की गई थी। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है पूरे इंडिया में। ठीक है, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है इंडियन आर्मी का और वर्तमान में हमारे थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। डन, तो इजी सारी इंफॉर्मेशन है, याद रखिएगा।
वैसे तो आप सभी के लिए क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर समर सेल चल रही है। सभी कोर्सेस आपको काफी अफोर्डेबल प्राइस पर अभी देखने को मिल जाएंगे। चेकआउट कीजिएगा एप्लीकेशन को, सारे कोर्सेस अफोर्डेबल प्राइस पर है, तो आप एक बार चेकआउट कीजिए और आप एग्जाम ओरिएंटेड किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशली आरएम 2.0 अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, किसी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं या सेंट्रल में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। आपके फाउंडेशन के लिए ये कोर्स आपके लिए रामबाण होने वाला है, तो आप इसे ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसके लिंक दे दूंगा, वहां से क्लिक करके भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आप एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए, वहां तो आपके लिए सारे कोर्सेस अवेलेबल है। हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत केन्या संयुक्त व्यापार समिति की 10वीं बैठक अप्रैल 2026 में कहां आयोजित की गई है? तो भारत केन्या एक जॉइंट ट्रेड कमेटी, इसकी 10वीं बैठक, एनुअल बैठक का आयोजन हाल ही में किया गया है केन्या के नैरोबी में। केन्या की कैपिटल है नैरोबी, और यहीं पर दोनों देशों के बीच में जॉइंट ट्रेड कमेटी की 10वीं बैठक का आयोजन किया गया। ठीक है, अब उद्देश्य क्या है? उद्देश्य देखें तो ट्रेड कमेटी की अगर बैठक हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि ट्रेड पर बातचीत की जाएगी। दोनों देशों के बीच में ट्रेड को बढ़ावा देना, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज में कॉपरेशन को बढ़ावा देना, इन मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की गई है। तो ये जॉइंट ट्रेड कमेटी की बैठक है इंडिया और केन्या के बीच में। 10वीं एनुअल मीटिंग का आयोजन किया गया केन्या की कैपिटल नैरोबी में। इसके अलावा बायलैटरल ट्रेड रिलेशन को मजबूत करने के लिए और दोनों देशों के बीच में अपॉर्चुनिटीज को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की जाती है। तो आपको समझ में आ गया कि अगर जॉइंट ट्रेड कमेटी का आयोजन किया जा रहा है तो ट्रेड के उद्देश्य से, ट्रेड के मुद्दों पर ही यहां पर बातचीत की जाती है कि कैसे बायलैटरल ट्रेड को हम बढ़ा सकते हैं, कैसे कॉपरेशन को बढ़ा सकते हैं, टेक्नोलॉजी कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इन्हीं सभी मुद्दों पर यहां पर बात की गई है। अगर हम भारत और केन्या के बीच में वर्तमान में अगर हम जो ट्रेड है दोनों देशों के बीच में उस पर नजर डालें ना, तो 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में इंडिया और केन्या के बीच में जो ट्रेड है वो 4.31 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। इसके पहले वाले फाइनेंशियल ईयर में 2024-25 में ये ट्रेड 3.45 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। मतलब एक साल में ऑलमोस्ट 25% इंक्रीज हुआ है दोनों देशों के बीच में ट्रेड। अब इसी ट्रेड को निरंतर बढ़ाए रखने के लिए और ज्यादा ट्रेड को दोनों देशों के बीच में बढ़ावा दिया जाए, इसलिए 10वीं बैठक का ट्रेड कमेटी की बैठक का आयोजन हाल ही में किया गया केन्या के नैरोबी में। केन्या एक अफ्रीकी देश है। अफ्रीका की अगर हम लोकेशन देखते हैं तो अफ्रीका के पूर्व में देखने को मिलता है केन्या। इसकी कैपिटल है नैरोबी, केन्या की कैपिटल है नैरोबी, और यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका जो हेडक्वार्टर है ना वो केन्या के ही नैरोबी में देखने को मिलता है। केन्याई शिलिंग यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है, और इसके अलावा विलियम रूटो यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट के पद पर हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, याद रखिएगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा पुराने ईपीएफ खातों को ट्रैक करने और यूएएन से जोड़ने के लिए लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है? तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, ठीक है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा जो पुराने ईपीएफ अकाउंट्स हैं कर्मचारियों के, मतलब एम्प्लॉयज जो प्रोविडेंट फंड अकाउंट्स हैं उनको यूएएन जो नंबर है उससे जोड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, और इसे नाम दिया गया है ई प्राप्ति। क्या नाम है? ई प्राप्ति। पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि मुद्दा क्या है। तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नाम से जाना जाता है, आगे इसकी बात करेंगे। इसने क्या किया कि पुराने और जितने भी निष्क्रिय प्रोविडेंट फंड अकाउंट हैं उनको ट्रैक किया जा सके, इसके लिए एक पोर्टल विकसित किया है, ई प्राप्ति पोर्टल, है ना। ई प्राप्ति पोर्टल को इन्होंने लॉन्च किया। अब इसका उद्देश्य है कि 2014 के पहले जितने भी ईपीएफ खाते हैं, जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड अकाउंट है, जो कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से लिंक नहीं है, तो उनकी जानकारी प्राप्त करना, उन्हीं सबको डिटेक्ट करना, जितने भी ऐसे ओल्ड और इनएक्टिव पीएफ अकाउंट्स हैं उनको ट्रैक करना, और जो बेनिफिशियरीज है उनको एक्चुअल में वो पैसा लौटाना, यह उद्देश्य है
वर्तमान में ई प्राप्ति पोर्टल को लॉन्च किए जाने का। ठीक है ना, तो ये एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने इस ई प्राप्ति पोर्टल को लॉन्च किया है। देखिए यहां पर जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर की हम बात कर रहे हैं ना, एक ऐसा नंबर है जो कि एक कर्मचारी को अलॉट होता है और जितने भी उसके ईपीएफ अकाउंट है वो सारे की सारे इस नंबर से लिंक हो जाते हैं और वो नंबर डालते से ही जितने भी उसके पीएफ अकाउंट है वो सारे के सारे खुल जाएंगे। लेकिन 2014 में ये नंबर लाया गया है, उसके पहले के जो पीएफ खाते हैं उनका क्या, तो उनको डिटेक्ट करना, उनमें जो पैसा पड़ा है वो बेनिफिशियरीज को पहुंचाना है ना, जो जिनका है उनको वापस पहुंचाना, ये मुख्य उद्देश्य है ई प्राप्ति पोर्टल को लॉन्च किए जाने का। यहां पर सबसे पहले हम एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो ये भारत सरकार की एक ऐसी संस्था है जो कि भारत में जो एम्प्लॉइज है ऑर्गेनाइज सेक्टर के, उनके प्रोविडेंट फंड, पेंशन, इंश्योरेंस स्कीम, इन सभी को मैनेज करती है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत ये संस्था काम करती है। 1952 में इसका गठन किया गया, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इंटरेस्टिंग यह है कि दुनिया के सबसे बड़े सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन में इसको गिना जाता है और इसी के द्वारा ई प्राप्ति पोर्टल को लॉन्च किया गया। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के बारे में आपको समझ में आ गया, ये नंबर क्या है, 2014 में लॉन्च किया गया था। 12 डिजिट का एक नंबर होता है, ये भी कभी एग्जाम में आ सकता है कि यूएएन या यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो कर्मचारियों का होता है, एम्प्लॉइज का होता है, उसमें कितने डिजिट होते हैं, 12 डिजिट का एक नंबर है। सभी ईपीएफ खातों को एक ही आईडी से कनेक्ट करना, एक एम्प्लॉय नंबर से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो 2014 में इसको जारी किया गया था। अब ई प्राप्ति पोर्टल के तहत जितने भी ईपीएफ अकाउंट है 2014 के पहले, उन्हें इसी अकाउंट से जोड़ने की प्रोसेस चल रही है और इसी के लिए जो पोर्टल लॉन्च हुआ है वो है ई प्राप्ति पोर्टल। चर्चा में रही इनुंग नबी ताखेल्लाम्बम किस खेल से संबंधित है, तो ये अभी फिर से सुर्खियों में रही है, लास्ट मंथ भी ये सुर्खियों में थी। काफी फेमस प्लेयर है ये, भारत में जूडो की प्लेयर है। कौन है, इनुंग नबी ताखेल्लाम्बम। तो मैं इनुंग नबी बोलूंगा, पूरा नाम बहुत टफ है, बहुत बड़ा है, तो इनुंग नबी, ठीक है, जूडो की प्लेयर है और ये आती है भारत के मणिपुर राज्य से। वैसे पूर्वोत्तर भारत के जितने भी प्लेयर होते हैं ना जो अलग गेम्स से आते हैं उनको याद रखा करिए, क्योंकि वहां से सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम्स में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हुआ यह है कि इनुंग नबी ताखेल्लाम्बम ये काफी सुर्खियों में रही है, पिछले महीने से ही सुर्खियों में है, जूडो की प्लेयर है। अब पिछले महीने इसलिए सुर्खियों में रही थी क्योंकि मणिपुर की ये जो इनुंग नबी है उन्होंने एशियन जूडो चैंपियनशिप 2026 में लास्ट मंथ ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इस इवेंट में भारत ने एक ही ब्रॉन्ज मेडल जीता था और वो लेकर आई थी कौन, तो ये लेकर आई थी इनुंग नबी। मणिपुर से जूडो प्लेयर है, इनकी हमने बात भी की थी अगर आपको याद हो तो। इनकी जो उपलब्धि थी ब्रॉन्ज मेडल के रूप में, भारत ने 13 साल के बाद जो एशियन जूडो चैंपियनशिप है उसमें कोई पदक जीता था 13 साल के बाद, और ये लेकर आई थी भारत के लिए मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, एकमात्र ब्रॉन्ज। 70 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने मंगोलिया की प्लेयर को हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। तो इससे पहले भारत के लिए एशियाई पदक जो आया है 2013 में एनगोम अनीता चानू लेकर आई थी, जूडो प्लेयर है, तो ये वर्तमान टीम की कोच है, तो ये पहले लेकर आई थी। अब एशियन जूडो चैंपियनशिप में 13 साल के बाद फिर से मेडल आया है और इस बार आया है ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, इस बार जो एशियन जूडो चैंपियनशिप है 2026 की, वो ऑर्डोस, चीन के ऑर्डोस शहर में आयोजित की गई थी। इंडिया की रैंक इसमें 12वीं है और इंडिया ने एक ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था, 12वीं रैंक पर हम रहे। मंगोलिया पहली रैंक पर था 7 मेडल के साथ, तजाकिस्तान 5 मेडल के साथ दूसरी रैंक पर था और चाइना 9 मेडल के साथ तीसरी रैंक पर रहा था। तो प्लेयर से हमारा क्वेश्चन है इनुंग नबी ताखेल्लाम्बम किस खेल से संबंधित है, तो ये जूडो की प्लेयर है भारत में। ठीक है, एशियन जूडो चैंपियनशिप जूडो की एशिया लेवल का टूर्नामेंट है, जूडो यूनियन ऑफ एशिया इसका आयोजन करवाता है, जो कि जूडो खेल को एशिया में रेगुलेट करने वाली संस्था है। इस संस्था की स्थापना 1956 में की गई थी, कुवैत सिटी में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। जूडो की अगर शुरुआत देखें तो पहली बार जापान में जूडो की शुरुआत मानी जाती है। अप्रैल 2026 में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने किस स्वदेशी मिसाइल का पहला साल्वो लॉन्च सफलतापूर्वक आयोजित किया है, तो यहां पर पहले तो हम साल्वो लॉन्च को समझें कि साल्वो लॉन्च क्या होता है। क्या होता है कि एक ही प्लेटफॉर्म से, किसी एक प्लेटफॉर्म से कम समय में
मल्टीपल टारगेट पर फायर करना, मल्टीपल टारगेट को हिट करना कम समय में एक ही प्लेटफॉर्म से, ठीक है, इसे कहा जाता है साल्वो लॉन्च। तो अप्रैल 2026 में डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने एक स्वदेशी मिसाइल का पहला साल्वो लॉन्च सफलतापूर्वक टेस्ट किया है, और यह है नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज, ठीक है। तो नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का साल्वो लॉन्च अभी सफलतापूर्वक किया गया, इसका ट्रायल किया गया है, यह पहला सफल परीक्षण है नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का, ठीक है। अब मिसाइल जो है वारशिप को टारगेट करने के लिए डिजाइन है और क्लोज रेंज में हाई एक्यूरेसी के साथ किसी भी अलग अलग ऑब्जेक्ट पर हिट कर सकती है। तो ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। साल्वो लॉन्च आपको समझ में आ गया, टारगेट पर एक ही प्लेटफॉर्म से कम समय में मल्टीपल मिसाइल फायर करना, इसका उद्देश्य टारगेट पर अटैक करना और डिफेंस सिस्टम को विफल करना, ठीक है। तो टेस्ट में सी किंग 42B हेलीकॉप्टर से 2 मिसाइल को लगातार हिट किया गया था, लगातार लॉन्च किया गया था, और इंडियन जो हमारी आर्मी है, जो हमारी नेवी है, उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो यह पूछा जा सकता है। अगर हम मिसाइल के फीचर देखते हैं तो एंटी शिप मिसाइल है, 380 किलोग्राम इसका वेट है और रेंज है 55 किलोग्राम की। डीआरडीओ ने वैसे तो इसको रिसर्च सेंटर हैदराबाद के रिसर्च सेंटर ने इसको डेवलप किया है और डीआरडीओ की लैब्स ने भी इसमें सहयोग किया है। आगे चलेंगे। अप्रैल 2026 में किस नेपाली भाषी फिल्म ने इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ लॉस एंजलिस और इंडी मीम फिल्म फेस्टिवल, ठीक है, 2 बार शायद रिपीट हो गया, ठीक है। तो इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ लॉस एंजलिस और इंडी मीम फिल्म फेस्टिवल में कुल 3 प्रमुख पुरस्कार जीते हैं, ठीक है। तो अप्रैल 2026 में एक नेपाली भाषी फिल्म है जिसका नाम है शेप ऑफ मोमो, ये मूवी का नाम है। नेपाली भाषी फिल्म है, पूर्वोत्तर के एक डायरेक्टर ने इसे बनाया, बात करेंगे हम। तो शेप ऑफ मोमो ने 3 अवार्ड जीते, लॉस एंजलिस में आयोजित इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ लॉस एंजलिस और इंडी मीम फिल्म फेस्टिवल, इनको मिलाकर, दोनों फेस्टिवल को मिलाकर 3 अवार्ड शेप ऑफ मोमो ने अपने नाम किए। तो पहली चीज तो शेप ऑफ मोमो जो सुर्खियों में रही, किस भाषा की फिल्म है, तो नेपाली फिल्म है। डायरेक्टर कौन, तो त्रिवेणी रॉय ने इसे डायरेक्ट किया। सिक्किम के एक बहुत ही फेमस प्रोड्यूसर है त्रिवेणी रॉय, इनकी फीचर फिल्म है। सिक्किम के फिल्म निर्माता है, प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूस किया इन्होंने त्रिवेणी रॉय, इनकी फिल्म है। शेप ऑफ मोमो ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी सफलता हासिल की है जो कि बहुत ही कम, इतिहास में बहुत ही रेयर देखने को मिली, ठीक है। अब इस फिल्म की विशेषता जानते हैं क्या है शेप ऑफ मोमो की। 3 अवार्ड इसने जीते, एक है ऑडियंस अवार्ड, एक है स्पेशल जूरी अवार्ड और एक है बेस्ट शॉर्ट फिल्म। यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि शेप ऑफ मोमो जो है ना, ये सिक्किम के फिल्म प्रोड्यूसर है त्रिवेणी रॉय, इनकी मूवी है, प्रोड्यूसर है ये, ठीक है, ध्यान रखना। अलग अलग जो डायरेक्टर है उन्होंने मिलकर से डायरेक्ट किया है, तो प्रोड्यूस किसने किया है, तो ये किया है त्रिवेणी रॉय ने, ठीक है। तो 3 अवार्ड जीते हैं, ऑडियंस अवार्ड, स्पेशल जूरी अवार्ड और बेस्ट शॉर्ट फिल्म अवार्ड। अब यहां पर इंडिया जो अवार्ड मिले हैं, एक तो इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ लॉस एंजलिस, इसमें इस मूवी को मिला है बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड, और यहीं पर जो इंडी मीम फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था उसमें ऑडियंस अवार्ड और स्पेशल जूरी अवार्ड, ये 2 अवार्ड इसको दिए गए। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडी मीम फिल्म फेस्टिवल के इतिहास में पहली फिल्म है जिसे दोनों अवार्ड मिले हैं 2 कैटेगरी में, जूरी अवार्ड और ऑडियंस चॉइस अवार्ड। ये दोनों अवार्ड एक ही मूवी को इतिहास में पहली बार मिले हैं इंडी मीम फिल्म फेस्टिवल में, ठीक है। तो लॉस एंजलिस में इस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था और 3 अवार्ड जीते हैं शेप ऑफ मोमो ने। अब यहां पर शेप ऑफ मोमो की बात करें, मूवी की बात करें, तो एक्चुअल में नेपाली लैंग्वेज की शॉर्ट फिल्म है। पहली चीज तो ये लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज से क्वेश्चन आ सकता है कि किस भाषा की फिल्म है, तो नेपाली लैंग्वेज की शॉर्ट फिल्म है, ठीक है ना। कल्चरल आइडेंटिटी, सोशल इशू पर बेस्ड इस मूवी को बनाया गया है। एक मोमो देखा जाए ना तो नेपाली फूड के नाम पर ही हम भी खाते हैं, मोमो दिल्ली में काफी फेमस है, तो मोमो पर ही इसका नाम रखा गया है शेप ऑफ मोमो।
एक सिंबल की तरह यूज किया गया है मूवी में, मतलब नेपाल की, क्योंकि एक लड़की पर बेस्ड है, एक युवा महिला है विष्णु, इसकी कहानी को दर्शाती है। एक्चुअल में ये दिखाती है कि माइग्रेशन, आइडेंटिटी क्राइसिस है ना, ये किसी भी व्यक्ति के जीवन को कैसे प्रभावित करता है। तो नेपाल की जो बेस्ड है, कहानी नेपाल पर बेस्ड है, तो महिला, एक युवा महिला विष्णु की कहानी पर बेस्ड करके इसे लिखा गया है और नाम भी दिया गया है शेप ऑफ मोमो। मतलब एक अलग आइडेंटिटी को, ये मोमो जो वर्ड है ना, ये अलग आइडेंटिटी के लिए ही नाम में यूज किया गया है और ये बताता है क्योंकि आप अलग हो, माइग्रेट हो या आइडेंटिटी क्राइसिस है, तो आपको किन किन चीजों को फेस करना पड़ेगा, इन सभी चीजों के बारे में इस मूवी में बताया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखिएगा। यहां पर इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ लॉस एंजलिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रतिष्ठित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है। इसकी शुरुआत 2002 में हुई थी, लॉस एंजलिस में यह हर साल आयोजित किया जाता है। अब इसमें एक्चुअल में इंडिया और साउथ एशियन सिनेमा की जो मूवीज है ना, उनको अवार्ड दिए जाते हैं। तो इंडियन और साउथ एशियन सिनेमा को हॉलीवुड प्लेटफॉर्म पर प्रमोट करना इस फेस्टिवल को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य, जिसका नाम है इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ लॉस एंजलिस। ठीक है, तो 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी और यहीं पर शेप ऑफ मोमो ने 3 अवार्ड अलग अलग 2 फिल्म फेस्टिवल में जीते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण सह प्रदर्शनी फार्म स्थापित किया जा रहा है? तो नाम इंग्लिश में हमें इजीली समझ में आएगा, बासमती एंड ऑर्गेनिक ट्रेनिंग कम डेमो फार्म। ये क्या है? उत्तर प्रदेश में भारत का पहला इंटीग्रेटेड बासमती और जैविक प्रशिक्षण सह प्रदर्शनी फार्म, इंडिया का पहला है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसे स्थापित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में। कहां पर? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में। तो एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इस अथॉरिटी की हम बाद में बात करेंगे। इस संस्था के द्वारा उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में भारत का पहला इंटीग्रेटेड बासमती एंड ऑर्गेनिक ट्रेनिंग कम डेमो फार्म स्थापित किया जा रहा है। यहां पर क्या किया जाएगा? ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, बासमती राइस की फार्मिंग के लिए जो फार्मर से उनको ट्रेन किया जाएगा और साथ ही साथ प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, डेमो का भी आयोजन किया जाएगा। तो बासमती एंड ऑर्गेनिक ट्रेनिंग कम डेमो फार्म के रूप में यह डेवलप किया जा रहा है। इंडिया का पहला ऐसा फॉर्म होगा। ठीक है, तो कहां पर स्थापित होगा? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में। किसानों को बासमती कल्टीवेशन और ऑर्गेनिक फार्मिंग जो टेक्नोलॉजी है उसकी ट्रेनिंग यहां पर दी जाने वाली है। लगभग 7 एकड़ के एरिया में इसे बनाया जा रहा है और वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर इसका नाम रखा जाएगा बनने के बाद। ठीक है, और उद्देश्य क्या है? बासमती राइस एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना इंडिया में, किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए ट्रेन करना, इस फार्म को स्थापित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि देश का पहला इंटीग्रेटेड बासमती और ऑर्गेनिक फार्म है, ऑर्गेनिक फार्मिंग और कम डेमो फार्म के रूप में इसे डेवलप किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का दूसरा ऐसा केंद्र भी मोदीपुरम मेरठ में स्थापित किया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश का पहला और देश का पहला मेरठ में स्थापित किया जा रहा है। अब स्थापित करने वाली संस्था है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत यह संस्था कार्य करती है। काम क्या है इसका? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो है ना उसके एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना और किसी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के जो क्वालिटी स्टैंडर्ड होते हैं उनको बनाए रखने के लिए यह संस्था नेशनल लेवल पर काम करती है। तो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत इसका काम देखने को मिलता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, आदि विद्या फाउंडेशन ने भारत का पहला स्पिरिचुअल साइंस पाठ्यक्रम कहां लॉन्च किया है? तो एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनजीओ की तरह काम करता है दिल्ली में, आदि विद्या फाउंडेशन। तो इसने भारत का पहला जो स्पिरिचुअल साइंस पाठ्यक्रम है उसे लॉन्च किया है दिल्ली एनसीआर में। ठीक है, आदि विद्या फाउंडेशन। एक्चुअल में ये जो स्पिरिचुअल साइंस पाठ्यक्रम है ना, दिल्ली एनसीआर में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य है कि जो भी स्टूडेंट है ना
उनको साइंस के साथ साथ जो स्पिरिचुअलिटी है उससे भी जोड़ा जा सके। तो मेंटल वेल बीइंग, जो स्टूडेंट की मेंटल वेल बीइंग है उसको बनाए रखना, उन्हें जो इथिक्स होते हैं या फिर जो वैल्यूज होती है मानव जीवन की उनको सिखाना, इनर डेवलपमेंट को उनके मजबूत करना, यह मुख्य उद्देश्य है स्पिरिचुअल साइंस पाठ्यक्रम को लागू किए जाने का। तो आदि विद्या फाउंडेशन ने नई दिल्ली या दिल्ली एनसीआर में से लागू किया है साइंस और स्पिरिचुअलिटी को जोड़कर जो एजुकेशन है, मतलब जो एक एथिक एजुकेशन है उसकी और फोकस इस पर किया जा रहा है। आपको पता होना चाहिए जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसमें भी स्पिरिचुअल साइंस पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है। तो अब इसे लागू किया है, मॉडर्न साइंस के साथ साथ स्पिरिचुअल नॉलेज को भी कंबाइन किया जाएगा और स्टूडेंट्स को सिखाया जाएगा। शुरुआत में 1 से लेकर 12वीं तक के जो स्टूडेंट है वो इसमें शामिल होंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत इसे लागू किया गया है और समग्र विकास करना स्टूडेंट का, साइंस के साथ साथ जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको भी सीखें, और इसके अलावा जो स्पिरिचुअलिटी है जो कि आंतरिक शांति देती है, डिप्रेशन से बाहर करती है, उनको भी उनको सिखाना जरूरी है। तो इसी मुद्दे पर काम कर रहा है आदि विद्या फाउंडेशन। तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और एक नॉन प्रॉफिटेबल एनजीओ की तरह ये काम करता है। एजुकेशन, इनोवेशन और इंडियन कल्चर को प्रमोट करना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। इजी, तो आई होप आप समझ पाए होंगे इसको। 1 मई के हमारे सभी करंट अफेयर यहां पर क्लियर हो जाते हैं। अब हम चलेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज करने के लिए। देखते हैं हम नाइट फ्रैंक के पीरी 100 सूचकांक के अनुसार लग्जरी आवासीय कीमतों में वृद्धि के मामले में किस भारतीय शहर ने वैश्विक स्तर पर टॉप 10 में जगह बनाई है? तो यह कौन हो जाता है? बेंगलुरु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन किया? तो यह हो जाएगा कहां? हरदोई। ठीक है, इनॉग्रेशन हुआ है। अप्रैल 2026 में किस भारतीय यूनिवर्सिटी में जेंडर इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट पर एशिया की पहली यूनेस्को चेयर लॉन्च की गई? तो यह लॉन्च की गई सिम्बायोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पुणे में। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल रॉकेट का नाम क्या है? तो यह है विक्रम 1। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के गवर्नेंस, रेसिलियंस और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सुधारने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? मिशन सक्षम। 28 अप्रैल 2026 को किस देश ने घोषणा की थी कि वह 1 मई को 2026 में ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर हो जाएगा? तो यह है यूएई। अप्रैल 2026 में 17वां पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग किस देश ने होस्ट किया? तो इसे होस्ट करता है जर्मनी। भारत सरकार की नई स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्कीम का लक्ष्य क्या है? तो यह है 1500 मेगावाट क्षमता विकसित करना 5 सालों में। विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2026 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है वेटरिनेरियंस गार्जियंस ऑफ फूड एंड हेल्थ। और ओलंपिक पदक विजेता गुरबख्श सिंह ग्रेवाल का निधन हो गया, इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है हॉकी से। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हमने रिवाइज किए। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं। वैसे तो आजकल मैंने देखा है काफी स्टूडेंट आंसर नहीं करते कमेंट में, तो आंसर कीजिए क्वेश्चन ऑफ द डे के। इंपॉर्टेंट है, मेमोरी बनी रहती है, जब आंसर करोगे तो मेमोरी बनी रहेगी, ऐसे क्वेश्चन याद रहेंगे और ये एग्जाम में काफी रिपीट होते हैं जो क्वेश्चन यहां पर मैं आपसे पूछता हूं। तो जितने भी स्टूडेंट एंड तक पहुंच पाते हैं वीडियो में माइंड को स्थिर रख के, वैसे तो बहुत कम स्टूडेंट है क्योंकि हार्डली 10 मिनट बाद तो दिमाग का कचरा हो जाता है ना, इतना प्रेशराइज्ड हो जाता है दिमाग कि उसके बाद एंड तक वीडियो में जाने की तो हिम्मत ही नहीं बचती। तो वो रिवाइज करते हैं या तो रिवीजन देखते हैं आगे बढ़ा करके 10 क्वेश्चन के आते हैं उनके आंसर ले लो, पर इससे ज्यादा फायदा होता नहीं है क्योंकि आपको जो क्वेश्चन आएंगे ना, जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन आंसर जो मैं आपको एमसीक्यू दे रहा हूं वहां से आए। आपको जो क्वेश्चन आते हैं ना वो डिटेलिंग से आते हैं, तो डिटेलिंग पे ध्यान दो, पूरा सुनोगे तो ध्यान दोगे और एंड तक पहुंच पाओगे तो फिर क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर कर पाओगे। तो अगर आप यहां तक पहुंच पाए हो अभी भी जो देख पा रहे हो तो आंसर करो क्वेश्चन ऑफ द डे का। कल का आंसर ले लेते हैं। हड़प नीति के तहत हड़पा गया पहला राज्य कौन? तो यह है सतारा। काफी स्टूडेंट ने डायरेक्ट महाराष्ट्र बोला है, तो सतारा आंसर सही क्योंकि उस वक्त तो महाराष्ट्र नहीं था।
1857 ईस्वी की क्रांति का दिल्ली में नेतृत्व जनरल बख्त खान और बहादुर शाह जफर सेकंड ने किया था, इनके अंडर में इन्होंने किया था। स्टॉकहोम किस देश की कैपिटल है? तो ये स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। ठीक है, आगे चले हम आज के क्वेश्चन ऑफ द डे आंसर करिएगा जितने देख पा रहे हो। सिमलीपाल नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? किस भारतीय शहर को 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है? और पंचायती राज सबसे पहली बार किस राज्य में लागू किया गया था? तीनों क्वेश्चन के कमेंट में आंसर करो। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। कल मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।